हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसलेटर को, जिसमें आप पढ़ेंगे असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये तीनों क्या होते हैं इसके विषय में बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर कंप्यूटर के वेटेज होते हैं। और अब अगर आप स्तर देखें कंप्यूटर का, तो वहाँ पे हाई लेवल का ही कंप्यूटर पूछा जा रहा है। मतलब बस ऐसे ही कुछ पढ़ लेने से काम कंप्यूटर का नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को समझना होगा। अगर आप एक बार चीज़ें समझे रहेंगे तो किसी भी प्रकार से प्रश्न बने आप आंसर कर सकते हैं। तो बेहतर है रटने से अपेक्षा समझने पर ज़्यादा फोकस करें। तो हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि ट्रांसलेटर क्या है और यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके लिए कंप्यूटर मस्ट है और आपको आना भी चाहिए। तो आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को। साथ ही एक बात और बता दूं कि अगर आपको इसके लिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, फ़िलहाल आपको पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको देखेंगे अच्छे से तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज में बात करने वाले हैं ट्रांसलेटर की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। तो ये जो प्रकार है ट्रांसलेटर की, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सिर्फ ट्रांसलेटर होता क्या है। ट्रांसलेटर का अगर आप अपने निजी ज़िंदगी में बात करें तो आप लोग हमेशा सुनते हैं कि आप कहीं अगर मान लीजिए घूमने जाते हैं, ठीक है, कहीं टूर पे गए तो वहाँ पे देखते होंगे एक ट्रांसलेटर होता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे प्लेस पर गए हैं जहाँ की लैंग्वेज आप नहीं समझते, तो वहाँ पर जो होता है एक ट्रांसलेटर होता है जो कि वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की भाषा को कन्वर्ट करके आपकी जो अपनी भाषा होती है उसमें समझाने का काम करता है। तो आप उसको आसानी से समझ लेते हैं। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है, ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे? आप एक ट्रांसलेटर रखेंगे जो इसको दोनों की जानकारी हो, जो आपको आपकी भाषा में कन्वर्ट करके बता दे, तो वही होता है ट्रांसलेटर। तो ये आप हमेशा सुनते हैं ट्रांसलेटर का प्रयोग। तो ट्रांसलेटर का वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंप्यूटर भी हर एक भाषा नहीं समझता। ये आपको लगता है कि कंप्यूटर में हर एक लैंग्वेज है तो वो समझ रहा है, नहीं, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानते हैं। वो क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसको आप मशीनी लैंग्वेज कहते हैं और जिसकी कोडिंग 0 और 1 होती है। बाइनरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बताया था बाइनरी सिस्टम नाम का एक चैप्टर भी होता है कंप्यूटर में। अगर आप डीपली कोई कोर्स करते हैं कंप्यूटर का तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलता है और आप भी सीख सकते हैं इसको कि किस प्रकार से कौन सी लैंग्वेज है या क्या लिखा है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है कि कैसे क्या कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि बाइनरी लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज क्या है। तो दोनों एक ही चीज़ है जो कि कंप्यूटर भाषा वो समझता है। इसी वजह से हमें ट्रांसलेटर का प्रयोग करना पड़ता है। प्रोग्राम जो होते हैं हमारे, जितने भी टाइप के प्रोग्राम होंगे उन्हीं से मिलके हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर पूछा जाए क्या है, तो वो प्रोग्राम्स के कलेक्शन होते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पहले ही बता रखा है चीज़ों को। तो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये तीन प्रकार के क्या हैं? ट्रांसलेटर हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन तीनों का नाम याद रखेंगे। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसलेटर नहीं है, और आपको ऑप्शन में ये तीनों रख दे और कुछ अदर, तो आप इसको जानते रहिए कि कंप्यूटर में इन तीन ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। देखिए, अगर इन तीनों की कॉमन की बात करें, मतलब इन तीनों का मेन काम क्या है, तो इन तीनों का मेन काम यही होता है कि किस लैंग्वेज को, कोई भी जो लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में, बाइनरी या मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इन तीनों का ही काम है। लेकिन अगर तीन चीज़ें दी रखी हैं तो सबके अपने यूज़ होंगे, सबके अपने बेनिफिट्स होंगे, तो उसको आपको जानना है कि अंतर कहाँ पे आता है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट होता है। इन सब चीज़ों को समझेंगे, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब हम इन तीनों के विषय में एक एक करके जानेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। कॉमन काम भी आपको पता चल गया कि इसका हम प्रयोग करते क्यों हैं। आपको ये दिखता नहीं है, ठीक है? क्या आपको सॉफ्टवेयर दिखता है या आप उसको मतलब टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैंने बताया है कि फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे, वो आपके हार्डवेयर होंगे, कोई हार्डवेयर पार्ट्स होगा जिसको आप टच करते हैं। लेकिन प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम को आप कोड करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज की उसमें ज़रूरत होती है। लैंग्वेज के माध्यम से ही प्रोग्राम को बनाया जाता है, और जब प्रोग्राम बनता है तो वही जाके आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, अगर पर्टिकुलर ऐसे बात करें ये है क्या, ट्रांसलेटर तो है, वो तो सही है, लेकिन ये भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही हैं। आइए हम इसके विषय में समझते हैं।
देखिए मैंने आपको बताया कि असेंबलर क्या है, ट्रांसलेटर है, लेकिन पूछ लिया जाए असेंबली, देखिए ये असेंबली है ना कि असेंबलर है। तो जो असेंबली है यह एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। 3 प्रकार के अभी आपने ट्रांसलेटर का नाम सुना, जिसमें आपका असेंबलर था, इंटरप्रेटर था और क्या था आपका कंपाइलर था। ये तीनों क्या है, हमारे ट्रांसलेटर है। तो 3 तरीके के हैं, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के हमारे लैंग्वेज होते हैं जिसको ट्रांसलेट करने का काम अलग अलग तरीके के ट्रांसलेटर का प्रयोग करके किया जाता है। तो जो असेंबली में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको जो है मशीनी लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा, कौन बदलता है, तो उसको असेंबलर बदलता है। तो असेंबली में लिखे गए प्रोग्राम को असेंबलर कन्वर्ट कर देता है, किसमें, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 और 1 कहते हैं। अभी मैंने बताया है, जो मैंने चीज़ें बताई वही इसमें लिखा है, अगर आप चाहें तो बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। तो असेंबलर एक प्रकार का क्या है, प्रोग्राम है या ट्रांसलेटर है, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर जो है न्यूमोनिक कोड को बाइनरी कोड में बदल देता है। यह इंटरप्रेटर और कंपाइलर की ही तरह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। यहाँ आपने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में सुना। अब आइए हम पहले कुछ चीज़ों को समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर के एग्ज़ाम में, फुल फॉर्म का ज़रूर आता है, जिसमें से आपको पूछा जाता है कि HLL क्या होता है और LLL दोनों का मतलब समझिए। H का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज और LLL का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज। जब कभी हमें कंप्यूटर को कोई चीज़ समझानी होती है तो हमें किस में जाना होता है, बाइनरी लैंग्वेज में उसको करना होता है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, हाई लेवल लैंग्वेज आता है। मतलब कोई प्रोग्राम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो सबसे पहले उसको किस में बदलना पड़ेगा, हमको पहले उसको लो लेवल लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी और मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देने की। तो स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज में कोई चीज़ है तो उसको हम लो लेवल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज है और डायरेक्ट हम मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। ऐसे किसी भी प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर से नहीं किया जा सकता है। तो लिखे गए प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। अभी हम आपको जो ये चीज़ बता रहे हैं कि वो कन्वर्ट होता है, दिखता है, तो ये आपको वहाँ दिखता नहीं है, आपको फाइनली आउटपुट दिखाई देगा। आपको इनपुट में क्या चल रहा है सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, बस आपको कोडिंग करनी होती है, बाकी आउटपुट ही आपको दिखाई देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लैंग्वेज हमारे होते हैं, आपने नाम सुना होगा, सी का सुना होगा, C++ होता है, आपका होता है जावा होती है, ठीक है, जावा हो गया, C# होता है। तो और आपके जो है .NET होते हैं, विजुअल बेसिक होता है, VB जिसको कहते हैं। तो इस तरीके के हमारे लैंग्वेज है। तो ये सभी लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल में है। आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको कोडिंग सिखाई जाती है, तो उसमें आप जो कोड करते हैं, मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोडिंग की, लेकिन कंप्यूटर तो उसको नहीं समझता है। जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराते हैं अपनी फाइल को, तो जो रन हो जाती है फाइल, वो किस में होती है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होके ही रन होती है। तो पहले अगर हाई लेवल है तो पहले लो लेवल में चला जाता है, उसके बाद मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। मशीनी लैंग्वेज में जब तक कोई फाइल कन्वर्ट नहीं होती आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो मशीनी लैंग्वेज, और ये भी है कि आप कोई चीज़ जैसे अपने नेम को टाइप करते हैं जब कंप्यूटर पे कीबोर्ड के द्वारा, तो आपने अपना नाम लिखा, मान लो आपने नेम ही लिखा, आपने NAME टाइप किया, ये आपको समझ में आ गया कि हमने ये लिखा, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग इतनी तेज़ होती है कि आप ये समझ ही नहीं पाते और ये 0-1 में तब तक कन्वर्ट करके आउटपुट डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिक डेटा भी टाइप करते हैं, चाहे 0 1 2 3 4 कुछ भी करिए, सिंबल करिए, जो भी, उन सबको कन्वर्ट करना ही पड़ता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। और आप ये नहीं करते, वो सॉफ्टवेयर करता है, उस प्रकार के चीज़ें उसमें डेवलप की गई होती हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि जो हमारे ट्रांसलेटर हैं वो करते क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ों को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो असेंबलर एक प्रकार का लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर है, और उसको जो है असेंबली भाषा में जो चीज़ लिखी गई होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। तो ये रही असेंबलर की बात कि ये होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं कंपाइलर की। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि तीनों हैं अपने अलग अलग चीज़ें, लेकिन तीनों में डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे अब हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर सिर्फ हम हिस्ट्री पूछें तो हिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं आपकी, एंशिएंट आती हैं, मिडवल आती हैं और मॉडर्न आती हैं, लेकिन सबका अपना एक महत्व है, सबका अपना एक एरिया है। तो ठीक उसी प्रकार से ये 3 तरीके के आपने पढ़े, ये हैं तीनों ट्रांसलेटर ही, लेकिन सबका अपना काम अलग अलग है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अभी आपने असेंबलर पढ़ा कि असेंबली में लिखे गए प्रोग्राम को क्या करता है असेंबलर, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करेंगे कंपाइलर की। तो कंपाइलर क्या है, एक कंट्रोल जो है ये ट्रांसलेटर है, और यह प्रोग्राम द्वारा जो लिखे गए प्रोग्राम है उसको मशीनी लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है, वही चीज़ है, और प्रोग्राम को कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाता है। मैंने कहा ना कि कोई प्रोग्राम जब कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब है वो कन्वर्ट हो चुका है 01 में, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और एक बात और इसमें जान लीजिए कि जो कंपाइलर होता है वो फाइल को एग्जीक्यूट जब कराता है तो उसकी अगर एक कॉपी बन गई है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, कॉपी आपकी बनी है, कंप्लीट बन गई, तो अगर आपके फ़ोन की अगर बात करें, आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन चलता है, ठीक है, वो रेडी है, एग्जीक्यूट है, तो आप उसी एप्लीकेशन को किसी भी फ़ोन में चलाइए या किसी भी कंप्यूटर में चलाइए तो वो रन करता है, तो वो कंपाइलर ही होता है। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को कॉपी करके किसी भी समान कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, क्योंकि प्रोग्राम का एक बार कंपाइल हो जाने के बाद स्वतंत्र या एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है और फिर इसे रन करने के लिए किसी भी कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, एग्जीक्यूट जब तक वो नहीं हुआ है तब तक तो उसको कंपाइलर की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई ट्रांसलेटर है, वो कहीं की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, आपने उसकी भाषा को रिकॉर्ड कर लिया कि जैसे कहीं अदर जगह पे जब जाएंगे, जैसे नमस्ते, नमस्ते को कुछ और कहते हैं, ठीक है, तो आपने उसको ट्रांसलेट करके एक जगह रिकॉर्ड किया, फिर आप उसको कहीं भी पास कर दीजिए, मतलब उसी जो आपको ने वॉइस रिकॉर्ड की है वो कहीं पर भी आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो सभी को उसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से प्रोग्राम जब हमारे कंप्लीट बनते हैं, जब पहली बार जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी कॉपी को कहीं पर भी एग्जीक्यूट कराइए, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं सेम फाइल पे। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कंपाइलर के विषय में। कंपाइलर में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि देखिए मैंने पहले बताया ना कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका कि सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं को एग्जीक्यूट कराने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है। जैसे आपका सी लैंग्वेज हो गया, सी लैंग्वेज को सी कंपाइलर की ज़रूरत होती है। ये पास्कल भी एक लैंग्वेज है, पास्कल के लिए जो है कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के जो भी हमारे लैंग्वेज होते हैं उन सभी को एग्जीक्यूट कराने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत होती है। तो कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंट्रोल करता है। ख़ास बात इसकी ये है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसी भी लिखे गए प्रोग्राम को एक साथ जो है ट्रांसलेट कौन करता है, तो वो करता है कंपाइलर। जैसे समझ लीजिए, आप स्क्रीन पे देखिए, कंपाइलर से लेकर यहाँ तक कुछ लाइनें लिखी गई हैं जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर आता है, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, अगर आपको जो भी कॉलम दिए गए रहते हैं, अगर आपने कहीं पर भी गलत एरर मतलब गलत चीज़ें लिखी या तो कोई जो स्पेस उसको छोड़ दिया, तो आपका जो फाइल का प्रोसेस है वो अगले स्टेप में नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपने एरर किया है। तो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो या असेंबलर हो, ये तीनों जब फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके एरर को भी चेक करते हैं। अगर कोई गलती है तो आपको तुरंत इंडिकेट होगा। आप जब तक उस गलती को नहीं सुधारेंगे तब तक वो क्या करेगा, कंपाइल नहीं होगी फाइल, या तो इंटरप्रेट नहीं होगी या तो असेंबलर में वो जो है कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो कंपाइलर होता है किसी भी एरर को एक साथ आपको दिखाता है। जैसे किसी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो किसी लिखे गए प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, तो वो कंपाइलर है। ये क्या करेगा, जैसे कोई एक पेज में कोई चीज़ लिखी है, एक साथ पूरे चीज़ों को कन्वर्ट किया, जो भी एरर है आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ एरर है। लेकिन इसमें एरर को खोजने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो उसकी कोडिंग होती है उसको खोजना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए 100-200 पेज एक साथ टाइप हुए हैं, मतलब एक साथ कोडिंग है, उसको जो भी उसमें एरर आ रहे हैं वो डायरेक्ट बता दिया कि आपकी 20-30 गलतियाँ हैं, तब आपको उसको पूरा सा रीचेक करना पड़ेगा कि कहाँ हमारी मिस्टेक आ रही है। तो ये अंतर होता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, कि कंपाइलर में चीज़ें एक बार में एग्जीक्यूट होती हैं, एक बार में एरर को चेक करता है और आपको उसको सुधारना होता है, तभी वो एग्जीक्यूट होती है फाइल।
ठीक है। अब हम इंटरप्रेटर की अगर बात कर लें तो इंटरप्रेटर भी वही है सेम, लेकिन इसमें क्या है, इंटरप्रेटर मेमोरी में जो है कम स्थान लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ये इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन चीज़ों को चेक करता है और इंटरप्रेट करता जाता है। कंपाइलर क्या कर रहा था, एक साथ पूरे पेज को कर रहा था ट्रांसलेट, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन, जैसे फर्स्ट लाइन अगर आपने पढ़ी ये वाली, इसमें कुछ गलती तो तुरंत उसको आपको बता देगा कि ये गलती है, आप फिर इसको सही कर लीजिए, फिर वो अगली लाइन में बढ़ेगा। तो इसमें लाइन टू लाइन चीज़ें चलती हैं, इसलिए इसमें स्पेस भी कम होता है और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और इसमें जो एरर है उसको खोजने में भी आसानी होती है। ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में कहाँ बेसिक डिफरेंस आ रहा है। काम तो ये दोनों फाइनली करते एक ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो जो इंटरप्रेटर है इसका अपने ट्रांसलेटर का प्रयोग करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ लेना अगर चाहें तो। देखिए, और इसमें एक भी चीज़ जान लीजिए कि जो ट्रांसलेटर होते हैं इसमें, देखिए उसमें लिखा हुआ है, लेकिन यह कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता है, इसलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए इंटरप्रेटर की हमेशा आवश्यकता होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंपाइलर होता है उसने एक अपनी कॉपी बना दी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो एक ही बार सबको ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन ये नहीं बनाता क्योंकि ये लाइन टू लाइन चेक करता है। जैसे LIS पे इसको पढ़ते हैं, ये भी एक हमारी लैंग्वेज है, बेसिक भी लैंग्वेज है, PERL आदि, ये सभी क्या है, लोकप्रिय इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हैं। ये सभी लोकप्रिय इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इनके नाम भी याद रखिएगा। हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछ ही दे कि बेसिक क्या है, BASIC बेसिक क्या है। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सिर्फ अगर इंटरप्रेटेड ना देके सिर्फ लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है इसके विषय में। तो ये रही चीज़ें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के विषय में। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कंपाइलर क्या होता है, किस तरीके से ये रन करता है और यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपको मिलेगा, आप सॉल्व करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।